नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिप्रेशन कैसे हो जाता है। मेरी माताजी को भी डिप्रेशन हुआ था। डिप्रेशन होने के कई कारण हो सकते हैं। उन कई कारणों में से जो मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण यही होता है तो किसी चीज़ का डर हो जाना। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को एग्ज़ाम का डर होना कि फेल हो जाऊँगा, नौकरी नहीं लगने का डर होना, या माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में ये डर होना कि ये सेटल होंगे या नहीं होंगे, रिश्ता कोई होगा नहीं होगा, होगा तो रिश्ता कैसे आएगा, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या कोई फाइनेंशियल लॉस का कोई डर हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है वहम हो जाना। किसी चीज़ का अगर वहम हो जाए, भाई ये चीज़ हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो भी एक कारण हो सकता है। और जो तीसरा मुख्य कारण है वो होता है ठालापन या अकेलापन। यानी कि जब बंदा अकेला होता है तो उसके दिमाग में कोई न कोई विचार चलता रहता है। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कभी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो जब पॉजिटिव आएंगे तो सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, बंदा बड़ा खुश रहेगा। जब नेगेटिव आएंगे तो एक के बाद एक वो सब बातें याद आएंगी, पीछे वाली गलत हुआ था उसके साथ, तो उससे ऐसे लगने लगता है कि शायद मैं दुनिया में अकेला हूँ। और इसकी वजह से उनको नींद आना कम हो जाता है। नींद आना कम होने की वजह से तो स्टार्टिंग स्टेज है उसको एंजाइटी बोलते हैं, और बाद में अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह से जैसे कारण इसके अलग अलग हैं तो इसके इलाज भी अलग अलग हैं। लास्ट दवाई का भी है, लेकिन दवाई से पहले भी बहुत से तरीके हैं जिससे ठीक हो सकता है। पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी माताजी किस तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। वह वीडियो अगर देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद लिंक पर क्लिक कीजिए, वो वीडियो खुल जाएगी। उसको जानने के लिए कि डिप्रेशन में गई क्यों, उसकी वजह क्या है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कारण क्या थे, उसका पता कैसे लगाया। वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरी माताजी का फिर इलाज किस तरह से करवाया था। यह घटना 1993 की है। मेरी माताजी को जो डिप्रेशन का मुख्य कारण था उसमें दो वजह थी। एक डर था और दूसरा वहम था। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी माताजी को ये वहम हो गया था कि मेरी जो काकी है उसने उसको घायल और चौकी घुलवा दी थी, और उसको ये था कि मैं मर जाऊंगी। तो वहम का इलाज बड़े आसानी से भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, ये ताबीज वगैरह लोग जो बनवाते हैं या धागा बनवाते हैं, उस तरह से जो उसको ताबीज बांध लिया, धागा बांध लिया, जिसको विश्वास हो जाता है कि मेरे पास ये ताबीज है, ये धागा है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उस वहम का इलाज हो सकता है। और अगर कोई इस पर विश्वास नहीं करे, आगे से आगे जाए, फिर वो डिप्रेशन में जाना निश्चित है। तो मेरी माताजी भी इसी तरह से वो विश्वास नहीं किया और वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो लगभग 1.5 साल तक जब घर वालों ने मेरी नहीं सुनी, वो अपने तरीके से उसको तांत्रिकों के पास या जहाँ भी ले जाना था ओझा के पास वहाँ ले जाते रहे, और वो लास्ट में जब डिप्रेशन में चली गई, उनके कंट्रोल से बाहर होगी, तो मैंने कहा कि अभी भी टाइम है, अगर आप चाहो तो मैं इसका इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन जब मैं इलाज करवाऊंगा तुम्हें बीच में नहीं आना है। जब तुम इसका इलाज करवाए थे, तांत्रिक के पास लेके जाए थे, मैं बीच में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसका इलाज करवा लीजिए। तो मैं अपनी माता जी को लेके गया। फरीदाबाद के आगे एक गाँव है झाड़ सैतड़ी, मेन रोड पर ही पड़ता है, जयपुर वाला शायद ये रोड है। झाड़ सैतड़ी गाँव में जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के ठीक सामने से एक सड़क जाती है। पहले तो उसमें काफी खाली पड़ा होता था, आजकल तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है। वहां पर एक शास्त्री जी रहते थे, उनके पास गया। शास्त्री जी क्या कहते हैं, देसी वैद्य उसको बोल सकते हैं, या नाड़ी का वैद्य जिसको बोलते हैं, जो इस तरह से नब्ज दबा के ये पता लगाते हैं कि इसको बीमारी क्या है। तो वहाँ ले जाने के लिए सुबह सुबह जल्दी निकलना होता था, क्योंकि दिल्ली तक की ही उसमें कम से कम 3 घंटे लगते थे, और 1-1.5 घंटा आगे का। और खाली पेट जाना होता था, क्योंकि जो नाड़ी वैद्य होता है वो जो नाड़ी देखता है वो खाली पेट देखता है, सुबह कुछ खा पिया नहीं होना चाहिए। तो गाँव मेरा खटखड़े, जैसे कि आपको बताया था, तो सुबह हमारे यहाँ से 5:30 बजे के आसपास बस आ जाती है। तो पहली बस पकड़ी और हम सीधे वहाँ झाड़ सैतड़ी पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद जब मैंने बताया भाई इस तरह से है, तो मेरी माताजी कहने लगी कि मेरे अंदर तो घायल गलवा रखी है, चौकी गलवा रखी है, ऊपरी पढ़ाई करवा रखी है। मेरी काकी का नाम ले कहने लगी कि उसने ऐसे करवा रखा है। तो उसने वही जो वहम का इलाज करने के लिए होते हैं, उसने पुड़िया दी, कहा कि ये पानी में घोलिए और ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए और कर दीजिए। वहम दूर करने के लिए जो होता है, मुझे पता था कि वहम दूर करने के जितने भी फार्मूले थे सभी लगा लिए थे, और मेरी माताजी को उन पर विश्वास नहीं होता। वहम करने के जो फार्मूले होते हैं, जब उस पर विश्वास नहीं होता है तो फिर उसका इलाज दवाई से ही होगा, उन फार्मूलों से नहीं होगा। तो मैंने उसको कहा कि शास्त्री जी, कम से कम एक बार इसकी जो नाड़ी है वो चेक कर लीजिए। तो उन्होंने जैसे नाड़ी देखी, तो नाड़ी देखते ही कहने लगा भाई ये तो दिमागी रूप से बीमार है। मैंने कहा जी दवाई दे दीजिए। तो स्टार्टिंग में नॉर्मली 1 महीने की दवाई देता था। तो मैंने कहा जी मैं जींद से आया हूँ, दिल्ली से भी आगे 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर करीब पड़ता है, तो कम से कम 2 महीने की दवाई दीजिए।
तो उन्होंने 2 महीने की दवाई दी, सारी देसी जड़ी बूटियाँ थी, कुछ गोली दिखाने की, कुछ ऐसी जड़ी बूटी थी जो शाम को पानी में भिगोनी होती थी, सुबह उसको रगड़ के देना होता था, सुबह पानी भिगोते उसको शाम को रगड़ के देना होता था। एक पाउडर टाइप था वो आंवले के अंदर डाल के देना होता था। एक पीने की दवाई थी जिसको ठंडाई बोलते थे, यानी कि जिसका मेन कारण होता है इसमें शरीर में गर्मी आ जाती है, गर्मी की वजह से होता है, और ठंडाई जो है शरीर के अंदर ठंडापन लाती है। तो 2 महीने की मैं छुट्टी लेके आया था। वो जितनी भी जड़ी बूटी टाइप दी थी उनकी अलग अलग करके मैंने पूड़ियाँ बनाई, क्योंकि एक शाम को खिलानी होती थी, एक सुबह, और पहले भिगोनी होती थी। तो 2 महीने तक मैंने उसको दवाई खिलाई। 2 महीने जैसे पूरा आया उससे पहले मेरी माता जी को लेकर फिर गया मैं झाड़ सैतड़ी शास्त्री जी के पास। उन्होंने आगे फिर 2 महीने की दवाई दे दी। मैंने कहा जी दूर से आते हैं, 2 महीने की दवाई फिर दीजिए। वो 2 महीने की दवाई की फिर पूड़ियाँ बना के मैंने घर वालों को दी और बता के 2 महीने से इसका इलाज चल रहा है, इसमें काफ़ी सुधार है, इसका इलाज चलते रहना चाहिए। दवाई लाकर मैं देता रहूँगा, जो इसकी पूड़ियाँ बनानी है वो पूड़ियाँ बना के दे जाऊँगा, लेकिन इसको सुबह शाम दोपहर जिस टाइम जो दवाई खिलानी वो खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मेरी माता जी को मैंने कहा कि जब तक शास्त्री जी तेरी जो नाड़ी है वो देखकर ये कह नहीं देते कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, अब इसको आगे दवाइयों की जरूरत नहीं है, तब तक दवाई खाती रही है। तो लगभग 7 महीने मेरी माता जी ने दवाई खाई और 7 महीने के अंदर वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गई थी। 3-4 साल तक वो काफ़ी सही रही। 1996 में अचानक फिर एक घटना हुई जिस कारण से दोबारा फिर उसको उसी डिप्रेशन का शिकार हो गई। हुआ क्या था, वो खेत में गई हुई थी, वहीं साथ में मेरे काका का खेत है, क्योंकि काका परिवार के साथ अनबन के कारण या गलतफहमी के कारण या कह सकते हैं एक वहम के कारण उसको बीमारी शुरुआत हुई थी। और वहाँ जो मेरा काका लड़का था बदराज, उसके साथ मेरी माता जी कुछ कहा सुनी और वहीं से मेरी माता जी के दिमाग में अचानक फिर से स्ट्राइक किया और वहाँ से वापस आ गई। वापस आते समय जैसे बस अड्डे पे आई, बस अड्डे के ऊपर बहुत से लोग होते हैं जो ताश वगैरह खेलते रहते हैं, चाय वगैरह की दुकानें होती हैं। तो वहाँ एक प्रेम नाम का व्यक्ति था जो हमारा पड़ोसी था, और वहाँ हमारे खेत के साथ उसका खेत लगता था। तो मेरी माता जी हाथ में एक छोटी सी डंडी ली हुई थी, और आने के बाद जैसे ही वहाँ पहुंची तो जो प्रेम बैठा था ताश खेल रहा था, उसकी कमर में हल्के से वो डंडी मारी और मार के कहने लगी तू यहाँ बैठा है और तेरे खेत में गाय जो है सारी फसल को खा गई है। बंदे बैठे थे, उनको अचानक से लगा भाई इसको तो दिमागी परेशानी है और ये मारपीट करेगी, वहां से एकदम भाग लिए। ये कह के फलाने घर वाले आ गई और ये बावली है जैसे हरियाणा में बोलते हैं। जब वो सारे भाग गए तो मेरी माता जी को और मौका मिल गया। जब ताश खेल रहे थे तो हुक्का पीते हैं, वहां हुक्का एक रखा था, हुक्के की जो चिलम होती है ऊपर जिसमें आग डालते हैं, तंबाकू डालते हैं, उसको डंडी मारी और वो चिलम भी तोड़ दी। तो इस तरह से फिर और ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, बेच के तो दिमागी रूप से फिर से परेशानी होगी और घर आई तो उसके बारे में फिर इसी तरह से सोचने लगी। ये जो सारी घटना हुई है जो मैंने अभी बताई है, ये मेरी माता जी ने खुद मुझे बताई थी जब वो दोबारा ठीक हो गई थी उसके बाद। तो उसका डिप्रेशन जब इस तरह से बढ़ा, मेरे पास भी टेलीग्राम आया, मैं छुट्टी लेकर आया। आने के बाद सिचुएशन देखी तो मैं मेरी माँ का जो पर्चा था वो लेके फिर झाड़ सातरी गया, वहाँ से दवाई लेकर आया। तब तक जो शास्त्री जी थे वो गुजर चुके थे, लेकिन जो उनका बेटा था वो भी यही इसी तरह की दवाई देता था, इलाज करता था। 2 महीने की फिर दवाई लेके आया, आने के बाद पूड़ियाँ बनाई और उसको खिलाना शुरू किया। तो मेरे पिताजी ने वो सारी दवाई उठा के घर के सामने चिक्कड़ था उसे फेंक दी, कहने लगा दवाइयों की इसकी इलाज नहीं है, दवाइयों की इसकी बीमारी नहीं है, इसका ओपरी पराई है। अब जब घर वाले सारे एक साथ हो जाए, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, मैं अपने आप को लाचार समझ रहा था। तो मैंने कहा कम से कम दवाई तो देने दीजिए। पीछे भी इसको 6-7 महीने दवाई खिलाई थी, दवाई खिलाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। जब तक दवाई नहीं खिलाई तुमने इसको 1.5 साल तक घुमाते रहे, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, कोई इलाज नहीं हुआ, इसी तरह परेशान रही। इसको नींद नहीं आती थी, काम इसका बिल्कुल छूट गया है। काम छूटने से डिप्रेशन का कारण और बढ़ता है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरी एक बहन आ गई, जीजा जी आ गए, और मैंने कहा इसको कम से कम अगर झाड़ सैतली वाली दवाई आप देसी दवाई नहीं खिलाते हैं तो इमीडिएट जो इसको हम अंग्रेजी दवाई बोलते हैं या एलोपैथिक बोलते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट का डॉक्टर होता है, उसको एक बार दिखाइए। और दिखाने के बाद अगर वो डॉक्टर ये कहता है कि इसका जो इलाज है मेरे बस का नहीं है या इसके दिमागी रूप से कोई बीमारी नहीं है, फिर जहाँ चाहे तुम वहाँ दिखा लेना। तो मेरे पिताजी और मेरे जीजाजी और मेरी बहन ने ऊपर बैठ के मीटिंग की, मैं नीचे था, माता जी के पास था, और उन्होंने कहा कि हम हिसार लेके जा रहे हैं। हिसार किसी डॉक्टर का नाम लिया कि उसको दिखाएंगे। तो मैंने कहा आप अगर हिसार लेके जा रहे हो मैं साथ चलूंगा। तो उन्होंने प्लानिंग करके कहा बोला नहीं तू साथ नहीं रहा, तू घर में रहेगा। उसमें तक मेरी शादी हो चुकी थी, बोला ये तेरी घरवाली अकेली रहेगी, यहाँ ये डर जाएगी। मैंने कहा नहीं, इसको जीन छोड़ देंगे, इसके मायके छोड़ देंगे, लेकिन मैं साथ जाऊँगा। वो नहीं माने क्योंकि उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाना था, और मेरी माता जी को कार में जबरदस्ती बिठा के हिसार के पास गाँव है लाडवा, जहाँ मेरी बहन की ससुराल थी, वहाँ लगे। और वहाँ गाँव में इसी तरह कोई तंत्र मंत्र करता था, और वहाँ जाके फिर से वो तंत्र मंत्र झाड़ फूक वाला काम शुरू कर दिया। तो जिस कारण से उसका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता गया। तो मेरे को परेशानी भी थी, साथ में गुस्सा भी था, लेकिन लाचार भी था क्योंकि अकेला था, कुछ कर नहीं सकता था। अगर मान लो मैं वहाँ से उनको छुड़वाता भी हूँ, पुलिस की मदद लेता हूँ, मैं साथ उसको अगर लेके जाऊँ, कानपुर उसमें मेरी पोस्टिंग थी, तो कानपुर ले जाने के लिए भी मेरे लिए बड़ी परेशानी थी क्योंकि अकेले उसको ले जा नहीं सकते थे। वो इस तरह से उसमें कंट्रोल से बाहर हो जाती थी।
काबू से बाहर थी, उससे पहले उसका इलाज जरूर था। इलाज होने के बाद जब वो थोड़ी स्वस्थ हो जाए फिर ले जाना उसको जरूरी था। 1-1.5 महीने तक उन्होंने ये प्रक्रिया अपनाई। लास्ट में धीरे धीरे बंदा अपने आप भी शांत हो जाता है। मैं भी इतने दिन छुट्टी नहीं रह सकता था, चला गया था। 2-3 महीने निकलने के बाद जब छुट्टी आने के बाद जब देखा मेरी माता जी को फिर से दोबारा बढ़ने वाला है, मैंने कहा कि एक बार डॉक्टर हैं इनसे दिखा लेते हैं। तो रोहतक में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर छाबड़ा, जो रोहतक का पीजीआई है मेडिकल, उसके मोड़ पे ही उसकी दुकान थी। वहाँ उनको लेके गया और जाने के बाद मैंने बताया भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जब घटनाक्रम बताया तो डॉक्टर ने कहा जो इसके पीछे हुआ था और बाद में जो दोबारा हुआ है, जो आपने घटना बताई है, इसका मुख्य कारण एक ही लगता है कि जिन लोगों को देखकर इसको गुस्सा आता है या जिन लोगों के प्रति इसके दिमाग के अंदर नफरत बैठ गई है, जब तक वो लोग इसको सामने दिखते रहेंगे, बार बार ये चीज इसको होती रहेगी। तो इसका सबसे जो बेस्ट इलाज है वो है इसका जगह का बदलना। दवाई इतना असर नहीं करेंगी जितना इसको जगह को बदलना जरूरी है। अगर इसकी जगह बदल जाएगी तो ये बिना दवाई के भी अपने आप ठीक हो जाएगी, कि वो लोग इसके सामने नहीं आएंगे जिनकी वजह से इसको गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं आएगा, ये अपने आप शांत हो जाएगी, नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। और उसने थोड़ी दवाई भी दे दी और मेन जोर दिया कि आप इसकी जगह बदलिए। उसके बाद मार्च में मेरी बदली हो गई थी कानपुर से देवलाली। तो कानपुर से देवलाली जाते समय पहले मैं अपने घर आया, माता जी को साथ लिया, माता जी को साथ लेके कानपुर गए। कानपुर से माता जी के साथ अपनी बीवी के साथ फिर मैं देवलाली गया। देवलाली वहां पर लगभग 2 महीने मैंने अपने पास रखा माता जी को, और वहां बिल्कुल शांत रही थी। लेकिन वहां भी कुछ इस तरह की समस्या आ गई थी। जो आपको पता ही है, हमारे देश के अंदर साइंटिफिक विचारों के लोग कम हैं, वैज्ञानिक विचारों कम हैं, अपने दिमाग से कम इस्तेमाल करते हैं, दूसरे दिमाग से ज्यादा चलते हैं। मेरी माता जी के साथ उनकी बात हुई तो कभी कभी बातों बातों मेरी माता जी कहती थी ऐसे होता था। तो जो अड़ोसन पड़ोसन थी वो कहने लगी हाँ मेरे भी ऐसा होता, उसके भी ऐसे होता, उसका ऐसे इलाज हुआ था। तो वो चीजें उसको फिर याद दिला दी और याद दिलाने के बाद दोबारा से फिर उसको वहां से फिर शुरू हो गया था। किसी भी तरह से उसको कंट्रोल किया गया और वापस वहां से फिर गाँव में उसको भेजा गया। तो इस तरह से जो डिप्रेशन होता है उसका मेन इलाज डॉक्टर के पास ही है। कुछ बैम होता है, बैम का कुछ इलाज किया जा सकता है। जैसे एक तर्कशील सोसाइटी है, उसकी शुरुआत पहले पंजाब से हुई थी, उसमें ज़्यादातर टीचर्स थे। हरियाणा में भी उसका एक्सटेंशन है, या हो सकता है हरियाणा की जो तर्कशील सोसाइटी है वो अलग हो, उसमें भी ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग हैं। बहम जैसे बोलते हैं, मान ले किसी बंदे को बहम हो गया, उसको ये बहम हो गया कि मैं मक्खी खा गया हूँ। जो साधारण मक्खी होती है, गाँव में होती है, शहर में होती है, सामान्य मक्खी होती है, और मक्खी खा गया हूँ, और उसको साथ में ये डर बैठ गया है कि ये मक्खी मैं खा गया हूँ, इसकी वजह से मेरी मौत होगी, मैं मरूंगा। ऐसे बंदे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर के पास लेके तो डॉक्टर को बताया भाई इस तरह से हो गया, तो डॉक्टर कहेगा कोई बात नहीं भाई, अगर खा भी गया तो लोग नॉन वेज खाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें खा जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता, वो हजम हो जाएगी, सुबह निकल जाएगी। लेकिन जिस बंदे के बैम हो गया, डर बैठ गया, वो इससे विश्वास नहीं करता। तो इसीलिए जो हम स्याना बोलते हैं, स्याना मतलब समझदार, लेकिन यहाँ स्याना का मतलब कोई और लिया जाता है। तो किसी स्याने के पास ले गए, यानी कि एक समझदार व्यक्ति के पास ले गए, उसको बताया भाई इसको इसी तरह से बैम हो गया। तो उस स्याने आदमी ने उसकी साइकोलॉजी को समझा, उसकी पीछे जो हिस्ट्री थी उसको समझा, और वो कहा कि नहीं इसको बैम नहीं हुआ है, सच में ये मक्खी खा गया है और मुझे मक्खी इसके पेट में दिखाई दे रही है, और तुम इसको मारना चाहते हो क्या? जब तक इसकी मक्खी निकलेगी इसका इलाज कैसे होगा, ये ठीक कैसे होगा? तो जो बीमार था या जिसको गलतफहमी थी या जिसको बहम था, उसको ये विश्वास हो गया, जो सामने वाला बंदा है जिसको स्याना कहते हैं, कि वाकई में ये स्याना है और इसको पता है इसको मेरे पेट के अंदर मक्खी भी दिखाई दे रही है। उसको कहा कि मैं इसका इलाज करता हूँ, तुम बैठो। उसने एक बोतल मंगवाई, बोला ये गंगा जल लाइए, और पानी छिड़क दिया। भले ही वो गंगा जल ना हो कहीं का हो, लेकिन उसको ये विश्वास दिला दिया भाई ये गंगा जल है। फिर जो बीमार आदमी था उसको कहा कि आंखें बंद कीजिए, उससे आंखें बंद करवाई। थोड़े उसने मंत्र बोले, और मंत्र बोलने के बाद उसने कहा आप ऐसे खांसने की कोशिश कीजिए जैसे पेट के अंदर से कुछ निकल रहा है। और साथ में जो उसके सहयोगी थे उनको इशारा कर दिया एक खाली बोतल लाने के लिए। वो खाली बोतल ले आए। जैसे इसने खांसा और कुछ निकालने की कोशिश की, उसने बोतल उसके सामने की, उसके अंदर एक मक्खी पहले से पकड़ के डाल रखी थी, और ऊपर हाथ लगा दिया, और जो बीमार व्यक्ति था उसको कहा आंखें खोलिए, और आंखें खोलने के बाद दिखाया देखिए मक्खी आपके पेट से निकल गई है। और वो एकदम से जो बीमार आदमी था बिल्कुल खुश हो गया, बोला अब सही हो गया, अब मैं नहीं मरूंगा, मेरे पेट की मक्खी निकल गई है। तो इस तरह से उसका बहम का इलाज किया था, बहम दूर किया था। ऐसे समझाने से उसको समझ में नहीं आया था, लेकिन वही चीज जब उसको प्रैक्टिकल करके दिखाई, हालांकि जो मक्खी बोतल के अंदर थी वो उसके पेट से नहीं निकली थी, वो पहले से ही उसके अंदर डाली हुई थी, लेकिन उसको ये विश्वास दिलाने के लिए कि तेरे अंदर पेट में मक्खी थी, और मक्खी को इस तरह से जादू मंत्र के द्वारा निकाल के इस बोतल में डाल दिया है, यानी कि उसका बहम दूर कर दिया, और उसके बाद वो बंदा स्वस्थ हो गया। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके परिवार में किसी के साथ हो सकता है। तो सबसे पहले उसकी जड़ में जाना जरूरी होता है, उसकी सच्चाई जानना जरूरी होता है
कि इसके डिप्रेशन का पीछे कारण क्या है, डर है, वहम है या अकेलापन है, उसी तरह से उसका इलाज करवाया जाता है। हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन उसका सच्चाई जानने के बाद ही होगा। उदाहरण के लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम कहते हैं भाई पेट में गड़बड़ हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा खाया क्या था, या गाड़ी में कुछ हो गया है, ट्रैक्टर में, कार में या स्कूटर मोटरसाइकिल में, तो मिस्त्री के पास जाते हैं, तो मिस्त्री के पास जाकर हम यही बताएंगे कि इसमें इस तरह की आवाज़ आ रही थी, या इस तरह से हुआ या इस तरह से नहीं हुआ। उससे उनको इलाज करने में या उसको ठीक करने में आसानी रहती है। और अगर हम सीधा जाके कह देंगे कि ये जी स्टार्ट नहीं हो रहा या चल नहीं रहा, फिर उसके पीछे कई कारण होते हैं और सभी कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्पेसिफिक कारण बता देंगे कि ये हुआ था, फिर उसको जल्दी से रिपेयर किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।